Good evening, guys. Good evening to all of you, बच्चों. Very good evening to all of you. All right. So हम लोग जो आज मिल रहे हैं, दिस इज अ क्लास ऑफ सीमेट. और सीमेट में बच्चों हमने ऑलरेडी 7 क्लासेस हम कर चुके हैं. लेट मी चेक इट आउट कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है और फिर शुरू करता हूं मैं आज की क्लास. ऑल राइट. सो अब हमारी तैयारी जो है वो पूरी जोरों पे चल रही है और अब पेपर भी पास में है सीमेट का. तो मैं दोनों चीजें पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्वांट एज वेल एज एलआरडीआई. सो आज की हमारी क्लास जो ये मैराथन है बच्चों, जिसमें आप लोग हमें अभी इस क्लास में बैठे हुए हो, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे क्वांट. और क्वांट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ थ्योरी करवाऊंगा आपको. मतलब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा. लास्ट तक करिएगा क्लास ताकि उसका बेनिफिट पूरा मिले आप लोगों को. जैसे कि हम लोग जानते हैं सीमेट में अपने को क्वांट और एलआरडीआई दोनों में ही, क्वांट डीआई प्लस एलआर में दोनों में ही हमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ताकि ओवरऑल हमारे मार्क्स बढ़िया बने, अच्छे बने. मैं एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करता हूँ. एक छोटा सा क्वेश्चन पहले मैं करवाता हूँ, आप उसका आंसर करो. जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए, हाँ जी, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा बच्चों इवेंचुअली, बट लेट मी सी कि आप लोग उसको कैसे टैकल करते हैं. लेट मी आस्क यू कि अगर दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है. सपोज इट इज गिवन दैट ए किसी काम को 20 डेज में करता है और बी उसी काम को 25 डेज में करता है. एंड इफ आई आस्क यू कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, अगर ए और बी दोनों लग जाए तो ये काम कितने दिन में फिनिश होगा. तो मुझे बताओ ये काम कितने दिन में फिनिश होगा. इस तरह के क्वेश्चन कभी पेपर में आते हैं. दिस इज अ टिपिकल टाइम एंड वर्क क्वेश्चन विच वी नो दैट. तो दो अलग अलग मेथड होते हैं और सबसे इफेक्टिव मेथड जो होता है ये हमें पता होना चाहिए. उस मेथड को बोलते हैं हम एलसीएम मेथड. अभी एलसीएम मेथड क्या होता है सर? एलसीएम मेथड इज सिंपली इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लो. हाँ, बता सकते हो आप आंसर. बताओ आंसर कितना आएगा, आप लोग भी निकाल सकते हो. सबसे पहले एलसीएम ले लो. कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो जैसे बताओ 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा. लेट मी सी. हम सबको एलसीएम लेना आता है. एलसीएम मतलब इन दोनों का मल्टीपल. पहला मल्टीपल क्या होगा? इफ आई आस्क यू कि 20 और 25 का फर्स्ट मल्टीपल बताओ, तो फर्स्ट मल्टीपल वुड बी, जिसे दोनों कट जाए, हाँ जी, क्या बनेगा? दैट वुड बी, हाँ, एलसीएम वुड बी 100. तो जितना एलसीएम आए उतने यूनिट्स का काम मान लो. जितना भी एलसीएम आए उतने ही यूनिट्स का वर्क मान लो. ये हमने काम मान लिया. सबसे पहला काम करो दोनों. अगर अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो सबसे पहले एलसीएम ले लो. एलसीएम ले लिया सर. जितना आए उतने यूनिट्स का काम मान लो. अब आप मुझे बताओ, अगर ये 100 यूनिट्स का काम बच्चों अगर मैं ए से करवाता हूं, तो ए जो है 20 डेज में करता है, तो बता सकते हो एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाएगा? इफ आई आस्क यू कि ए एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाएगा, तो बताओ एक दिन में कितनी बनाएगा? हाँ जी, अगर 100 यूनिट्स का टोटल काम है और ये काम ए से करवाया जाए तो वो 20 डेज में करेगा, तो एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाएगा? कैन वी से 100/25 यूनिट्स बनाएगा सर पर डे. अच्छा, बी बता सकते हो मेरे को, बी कितनी यूनिट्स बनाएगा एक दिन में? बी कितनी यूनिट्स बनाएगा एक दिन में? 100 यूनिट अगर बी से बनवाई जाए तो वो 25 डेज लेता है. तो एक दिन में कितनी यूनिट बनाएगा? कैन वी से एक दिन में वो बनाएगा सर 4 यूनिट्स पर डे. अच्छा, ए जो है वो 5 यूनिट्स बनाता है, बी जो है वो 4 बनाता है. देखो पार्टिसिपेट करो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा. मतलब अभी आने वाला 1.5-2 घंटा जितना भी मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, आपका बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ 2021 के. बट वो तभी जब आप पार्टिसिपेट करेंगे. तो बताओ मेरे को, एक दिन में 5 यूनिट बनाता है, बी 4 बनाता है, तो दोनों मिलके, कैन वी से दोनों मिलके कितनी यूनिट बनाएंगे एक दिन में? अगर मैं पूछूं दोनों मिलके एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाएंगे, तो आप कहेंगे 9 यूनिट्स बनाएंगे सर एक दिन में. सही है इतना? और अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. अगर दोनों मिलके कितने दिन लेंगे, क्वेश्चन ये है. तो दोनों मिलके अगर 100 यूनिट बनानी है तो कितने दिन लेंगे? 100 यूनिट्स बनाने में कितने दिन लेंगे, ये क्वेश्चन है. तो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 9 यूनिट्स बनती हैं एक दिन में, तो 100 यूनिट्स बनेंगी कितने दिन में? तो कैन वी से दैट 1/9 into 100
इट कम्स आउट टू बी 100/9। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 9 1 जा 9, 10, 9 1 जा 9, 1/9 ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमें जनरली ऐसे मिलते हैं। अभी मैं 10 मिनट बाद सीमेट के क्वेश्चंस ओपन करने वाला हूं। मैं थोड़ी सी थ्योरी समझा दूं बच्चों, जिनका यूज होने वाला है। कुछ चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ एंड इवेंचुअली आई विल कम टू क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो मेरे को फिर एक बार। अगर एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे बताओ, दो की बजाय तीन लोग हैं। ए किसी काम को 12 डेज में करता है, बी उसी काम को 15 में, सी उसी काम को 20 में। लेट्स सी, सबसे पहले किन किन बच्चों का आता है आंसर, बोलो। तीनों मिलके करें तो काम कितने दिन में हो जाए। ए 12 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है, सी 20 डेज में करता है। अगर तीनों मिलके करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बताया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तीनों का एलसीएम ले लो। चलो बताना मेरे को, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा। 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम कितना बनेगा। तीनों का मल्टीपल, तीनों का होना चाहिए। 12 का भी, 15 का भी और 20 का भी, तीनों का मल्टीपल। देखो पेन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, फटाफट से निकलेगा। 12 का भी, 15 का भी और 20 का भी, तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो तीनों का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा। तीनों का फर्स्ट मल्टीपल होगा 60। 60 यूनिट्स का वर्क मान लो। बताओ ए कितनी यूनिट्स बनाएगा एक दिन में। ए एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 12, 5 यूनिट्स बनाएगा पर डे। बी कितनी बनाएगा, कैन वी से 60 डिवाइडेड बाय 15 कितनी बनाएगा, 4 यूनिट्स बनाएगा पर डे। सी कितनी बनाएगा, सी बनाएगा 3 यूनिट्स पर डे। अच्छा तीनों मिलके कितनी बनाएंगे, क्योंकि तीनों को ना मिलके काम करवाना है अपने को, ए बी सी तीनों को मिला के हमें काम करवाना है। तो तीनों मिलके एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाएंगे, 5 + 4 + 3 कैन वी से 12 यूनिट्स बनेंगी एक दिन में। तो अब बताओ मुझे आंसर, अगर 12 यूनिट एक दिन में बनेंगी तो 60 यूनिट्स कितने दिन में तैयार होंगी। 60 यूनिट्स कितने दिन में तैयार होंगी। हमने कहा जितना एलसीएम आए उसी को ही हम वर्क मान लेते हैं। तो काम है हमारा 60 यूनिट्स का, तो वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। सिंपल सवाल था, ये वाला क्वेश्चन था। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 1/12 into 60। वेरी गुड। तो कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 5 डेज। बिल्कुल सही है। चलो ये हो गई पहली बात। मैं जल्दी इनके क्वेश्चंस पे आ रहा हूं बच्चों। दूसरी बात करता हूं। देखो कुछ चीजें मैं पहले से समझा रहा हूं ताकि इन सारी चीजों का इंप्लीमेंट करें आप लोग अच्छे से। अभी क्वेश्चंस पे आने वाला हूं बस। अच्छा दूसरी बात, ये पहली बात हो गई अपनी, ये बात अपने को समझ आ गई है कैसे डेज निकालना है। मुझे ये बताओ, एक बार इसको यस करना, अगर एक नंबर है 27 तो क्या मैं 27 को 2 into 10 + 7 करके लिख सकता हूँ, है ना। ऐसे ही अगर एक नंबर है मेरे पास 234, क्या मैं उस नंबर को 2 into 100 + 3 into 10 + 4 करके लिख सकता हूँ। सर लिख तो सकते हैं, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ऐसे क्यों बता रहे हो सर, अभी आ रहा हूँ बच्चों, मैं क्यों बता रहा हूँ। ऐसे ही एक और नंबर लिख दूं मैं, मान लीजिए एक और नंबर है हमारे पास 2 3 4 5। तो क्या मैं इस नंबर को 2 into 1000 और अगले वाले को 3 into 100, हाँ अलग अलग सिंप्लीफाई करके 4 into 10 और उससे लास्ट वाले को हम +5 लिख देंगे, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, ये टेंथ डिजिट है तो इंटू 10, 100th डिजिट है तो इंटू 100 और ये 1000 डिजिट है तो इंटू 1000। अभी अगर अपने को ये बात समझ आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगी कि अगर एक 2 डिजिट नंबर है ए बी, तो कैन आई राइट इट, देखो यहाँ पे हमने 27 को 2 into 10 + 7 लिखा था, तो कैन आई राइट इट 10a + b, 10 into a + b, कैन वी राइट इट लाइक दिस। ऐसे करके लिख सकते हैं। यही तो चीज है ना, a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे 7 है। अगर एक नंबर है मेरे पास ए बी सी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं ये बताइए। ए बी सी को हम लिख सकते हैं a into 100 + b into 10
प्लस कितना करके सी करके, और ऐसे ही अगर मेरे पास नंबर है ए बी सी डी करके, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटू 1000 प्लस बी इंटू 100 प्लस सी इंटू 10 प्लस डी करके। ठीक है, इस चीज का भी हम यूज करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे नंबर्स को हम बना के लिख सकते हैं, प्लस डी ऐसे नंबर्स को बना के हम लिख सकते हैं। सो इन पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे सर, सारे क्वेश्चंस मैं अब करवाने वाला हूँ, बस जल्दी अभी क्वेश्चंस ओपन करने वाला हूँ। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करने वाले हो। आप इन्हें थ्योरी बोल सकते हो थोड़ी सी, जिन चीजों की मैं यूज करने वाला हूँ। इसके अलावा बच्चों टीएसडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक टॉपिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस। टीएसडी में मैं एक बात पढ़ाता हूं आप लोगों को। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप बताओ मुझे, एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, जिसका नाम होता है रिलेटिव स्पीड। सर रिलेटिव ही क्यों, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, बाकी भी टॉपिक्स हैं सारे करवाऊंगा मैं क्वेश्चंस के थ्रू, बट रिलेटिव स्पीड एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में कई चीजें आपको पता हो तो बहुत अच्छा है। जैसे मुझे बताओ, अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और मुझे वो मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी बच्चे को पता है तो? अगर मुझे ना स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और मुझे ये ना मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो बताओ इसको कट कटा के ये कितना आ जाता है मीटर पर सेकंड में? देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाती हैं, ये 5 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। तो वी कैन से दैट कभी भी कोई स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो उसे अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी मीटर पर सेकंड में चली जाती है। ठीक है, नंबर 2, इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मुझे मीटर पर सेकंड में दी हुई है स्पीड, यदि मैं उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्जन पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में यूज होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि स्पीड अपने को दी हुई है सपोज 54 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ ये मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? लिखिए इसको फटाफट से, किलोमीटर पर आवर में हमारी 54 है, तो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? हाँ, 54 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 5/18, अगर आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी गुड, तो ये हमारी किस में चली जाती है? ये मीटर पर सेकंड में चली जाती है, 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा मुझे बताओ, इसका उल्टा भी एक बार बताओ, 25 मीटर पर सेकंड है और मुझे ये किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है, तो कैसे करोगे? कितना बनेगा किलोमीटर पर आवर में, ये बताओ। यदि मेरे पास स्पीड जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है और मुझे वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए 25 है यदि यहाँ पे, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 18/5 से। वेरी गुड, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 90 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं, हाँ जी, जो बच्चे अभी अभी आए हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, थोड़ी सी चीजें और इस पे मैं बताता हूँ और फिर ये सारी चीजें हम क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। तो हाँ जी ठीक है, अब मैं आपसे कुछ रिलेशन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करता हूँ, तो दो लोग मान लीजिए मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ये u है और दूसरे वाला जो है वो v है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन, अच्छा स्क्रीनशॉट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप, आपके पास फोन है तो उसी से, मुझे पता नहीं था बच्चों, आपके पास फोन है तो उससे आप सिंपल पिक लेके रख लो इसकी। अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, दोबारा से ओपन कर दूंगा, अभी क्वेश्चंस पे आने वाला हूँ। तो मुझे ये बताओ, अगर रिलेटिव स्पीड की बात करता हूँ, दो लोग हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी?
अगर दो लोग हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल होती है बताओ। अच्छा ये क्वेश्चन भी छोड़ो, मुझे ये बताओ, अगर एक 50 की स्पीड से भाग रहा है और दूसरे वाला जो है वो 30 की स्पीड से चल रहा है, तो मुझे ये बता दो 1 घंटे में जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से कितने किलोमीटर आगे निकल लेगा। हाँ, 1 घंटे में जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से 20 किलोमीटर आगे चला जाएगा। 20 किलोमीटर आगे चला जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं जो u की रिलेटिव स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू v वो 20 है, दैट इज 50 माइनस 30। तो अब आप बताओ सेम डायरेक्शन में अगर एक u की स्पीड से चल रहा है और एक v की स्पीड से चल रहा है तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी। एक की स्पीड अगर u है, दूसरे की v है, तो वी कैन से उनकी रिलेटिव स्पीड जो आएगी दैट वुड बी u माइनस v। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगी ये वाली, इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देयर रिलेटिव स्पीड वुड बी u प्लस v, देयर रिलेटिव स्पीड वुड बी u प्लस v, प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेम डायरेक्शन में u माइनस v होती है और अपोजिट डायरेक्शन में u प्लस v होती है। मोर ओवर ये चीज अपने को समझ में आ गई, इन चीजों को यूज करेंगे। एक लास्ट इसमें एक क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मान लीजिए, अच्छा क्वेश्चन से पहले ना मैं एक छोटा सा यहाँ पे आप लोगों को एक अलग क्वेश्चन बना के देता हूँ। ये लिखो, इन 100 मीटर रेस, हाँ ये करके, ये इस तरह के क्वेश्चंस बड़े कॉमन है जो आए हुए हैं पेपर में। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी अपने से। इन 100 मीटर रेस A defeats B, लिखिए A defeats B by 20 मीटर्स। A जो है वो B को 20 मीटर से हराता है, आसान है बात। whereas B defeats C by 30 मीटर्स। B C को 30 मीटर से हराता है। तो आप मुझे बताओ इसी क्वेश्चन में A defeats C बाय व्हाट डिस्टेंस। आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे उस पर डिपेंड करता है कि अभी मैं थ्योरी में अगला पॉइंट क्या लूंगा बच्चों। लेट्स सी आप कैसे इसका आंसर करते हैं, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। इन 100 मीटर रेस A defeats B by 20 meters whereas B defeats C by 30 meters. So A defeats C by what distance। इसी रेस में जो A है वो C को कितने मीटर से हराएगा। A defeats C by what distance। हाँ, A defeats C by what distance। हाँ देखो, हाँ A defeats C by what distance। तो इसमें अपने को लगता है 50 मीटर्स, लेकिन 50 मीटर नहीं होता है बच्चों, इसमें यही पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अच्छा इस क्वेश्चन को मुझे ये बताओ, देखो करने का तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, हाँ देखो नहीं, आप क्या करो इस तरह के क्वेश्चन में, आप ये बताओ जितने टाइम में ए जो है, मुझे बताओ जितने टाइम में ए जो है वो 100 मीटर चल लेता है, उतने ही टाइम में बी 20 मीटर से हार जाता है, मतलब वो कितने मीटर चलता होगा। ए जितने टाइम में 100 चलता है, बी उतने ही टाइम में कितना चलता होगा। यहाँ पे ना टाइम सेम है, हमने कहा जितने टाइम में ए जो है वो 100 चलता है, उतने ही टाइम में जो बी है वो सर 80 चलता होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं नाम। अब मुझे बताओ जितने टाइम में, अब बी सी को डिफीट करता है 30 मीटर से, भाई डिफीट तो तभी होगा ना जब बी अपनी रेस कंप्लीट कर लेगा। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो, जितने टाइम में बी 100 चलता है, अब मुझे बताओ उतने ही टाइम में सी कितना चलेगा। यदि बी सी को हराता है 30 मीटर से, तो जितने टाइम में बी 100 चलता है तो सी उतने टाइम में 70 चलेगा। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 100/70 होगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं मैं नाम।
अब आप क्या करो बच्चों, इसमें इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार। सर मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे बताना है ए सी को कितने डिस्टेंस से डिफीट करता है। तो आप मुझे बताओ डी ए बाय डी बी इंटू डी बी बाय डी सी यदि मैं लेता हूं इज इक्वल टू हो जाएगा 100/80 इंटू 100/70। हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से डीबी से डीबी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। आगे मत काटना, कैन वी से ये 100/56 आ जाएगा। अब बहुत एक्टिव होके मुझे आंसर करो, क्या इसका मतलब यही है कि सर डीए बाय डीसी का जो रेशियो आएगा, डीए बाय डीसी का जो रेशियो आएगा वो 100/56 होगा। व्हाट डज इट मीन कि जितने टाइम में ए पूरा 100 मीटर चल चुका होगा, सी तब तक 56 मीटर ही चलेगा। तो बच्चों अब आंसर करो मुझे, ए सी को कितने मीटर से हराएगा इस 100 मीटर की रेस में? ए डिफीट सी बाय मीटर, कितने मीटर से ए सी को हराएगा इस रेस के अंदर? अगर ए ने 100 चला है तो सेम टाइम में सी ने 56 चला है, तो हम कहेंगे ए डिफीट सी बाय 44 मीटर्स। देखो ये क्लियर हुआ। मैं एक क्वेश्चन और फटाफट से इसका करवाता हूं, आप आंसर करना। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा मेरे को। इन ए 200 मीटर रेस, इन ए 200 मीटर रेस लिखिए, ए बीट्स बी बाय 50 meters, whereas B beats C by 50 meters। B भी C को 50 मीटर से हराता है। अब आंसर दो मुझे। तो क्वेश्चन है A beats C by what distance? by what distance? A जो है C को कितने डिस्टेंस से बीट करता है? by what distance? हाँ जी, क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? देखो ए ने बी को बीट किया 50 मीटर से, तो इसका मतलब है ए जितने टाइम में 100 चलता है, 200 चलता है, सॉरी 200 मीटर की रेस है, बी 150 चलता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बनेगा उसी रेस में अगर बी सी को डिफीट करता है 50 मीटर से, तो बी अगर 200 चलता है तो सी 150 चलता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यदि, तो डी ए बाई डी बी इंटू डी बी बाई डी सी का जो वैल्यू आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 200/150 इंटू 200/150। तो इट कम्स आउट टू बी, ये 2 जीरो से कट गई, तो ये आ जाएगा हमारा 400/225, या 2 से काट दो तो 200 डिवाइडेड बाय 112.5। तो अब बताओ बच्चों, जितने टाइम में ए ने 200 मीटर चला, उतने ही टाइम में बी ने 112.5 चला। तो ए ने, सॉरी बी ने नहीं, सी ने, उतने ही टाइम में सी ने जो डिस्टेंस चला वो 112.5 चला। तो बताओ ए ने सी को कितने मीटर से हराया? ए डिफीट सी बाय व्हाट डिस्टेंस? ए डिफीट सी बाय व्हाट डिस्टेंस? हाँ जी, ए डिफीट सी बाय कितने डिस्टेंस से हो गया ये? 87.5, क्योंकि इसने 200 चला तो उतने की टाइम में इसने 112.5, तो कितना से हराया? 100 एंड नहीं
87.5 मीटर से आ रहा है, 87.5 मीटर से आ रहा है। अब एक लास्ट बात बच्चों, इसके बाद बस मैं क्वेश्चंस ओपन करता हूं, लगभग डन है अपनी जितनी बातें मुझे बतानी थी। एक बात, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वैसे तो बहुत डिटेल में हम लोग करते हैं, बट आप मुझे ये बताइए, आप लिखिए, एक छोटी सी लाइन लिखिए, अगर लिखो, दो तीन बातें लिखवाता हूं, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मुझे r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, क्या करने हैं, अरेंज। तो इनकी अरेंजमेंट्स जो होती हैं, इनकी अरेंजमेंट्स जो होती हैं, याद रखिएगा, टोटल अरेंजमेंट्स ऑलवेज इक्वल टू NPR होता है बच्चों, NPR। और इसका क्या मतलब है सर? NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा मुझे ये बताओ, पूरा बताने से पहले 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? वी अंडरस्टैंड 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होता है? बताओ, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? हम कब तक इनको मल्टीप्लाई करते रहते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कब तक मल्टीप्लाई करते हैं? जब तक क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो क्या 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 ये बोल सकते हैं? तो n फैक्टोरियल का भी मतलब यही है, ठीक है, तब तक मल्टीप्लाई करते हो जब तक 1 ना आ जाए। तो ये अरेंजमेंट हो गई। इसी में ही अगर सिलेक्शंस करनी हो, अरेंज 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 कितने वे से मैं अभी अभी दिखाता हूं आपको। और अगर मुझे अरेंजमेंट्स की बजाय सिलेक्शंस करनी है, एक ये फॉर्मूला और लिख लीजिए। अभी अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क होता है वो भी देख लेते हैं। अगर इसमें सिलेक्शंस निकालनी है मुझे, तो वो NCR होती है, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताते हुए चलता हूं, बट डिफरेंस से पहले, हाँ जी चलो ये देखो जरा एक बार। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे ये बताइए, अगर 4 डिफरेंट पर्सन हैं, 4 डिफरेंट लोग हैं, चार, या इसको एक ऐसा करते हैं हम लोग, मुझे ये बताओ, क्रिकेट तो हम सब देखते हैं, देखते नहीं तो मैं दिखाता हूं, मुझे बताओ क्रिकेट में कभी भी कोई टूर्नामेंट होता है तो उस टूर्नामेंट के लिए कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? अगर किसी बच्चे को पता है तो, एनीवन, कोई भी टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट के लिए कितने लोग सिलेक्ट होते हैं टोटल मिला के? जनरली खेलते 11 हैं, बट सिलेक्ट कितने होते हैं? खेलते लास्ट में 11 है, बट कोई भी टूर्नामेंट होता है उसमें उसमें 15 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, और लास्ट में खेलते 11 हैं। तो आप बस मुझे ये बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं 15 में से 11 लोगों को कितने वे से आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन हुआ या सिलेक्शन का क्वेश्चन हुआ? वैसे तो मैंने बोल दिया है, लेकिन फिर भी बताइए, अगर मुझे 15 में से 11 लोगों को, कोई भी 15 में से 11 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कैन वी से ये सिलेक्शन का क्वेश्चन हुआ। और सिलेक्शन में मैं क्या लगाऊंगा? सिलेक्शंस में मैं लगाऊंगा बच्चों 15C11। लेकिन बाद में अगर मैं बोलूं कि अब इनको अरेंज भी करो, पहले कौन खेलेगा बाद में कौन खेलेगा ये भी बताओ, तो अरेंजमेंट्स का के लिए हम लगाते हैं 15P11। अरेंजमेंट्स में P आ जाता है और सिलेक्शन में C आ जाता है। ये P और C क्या है सर? सी का मतलब है सिलेक्शंस, ये फॉर्मूला लगाना है अपने को अगर सिलेक्शन निकालनी पड़ जाए, और अरेंजमेंट में मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अरेंजमेंट का मतलब है उनको अरेंज भी करना है, वहां पे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा फर्क पड़ता है। सिलेक्शन में ये फर्क नहीं पड़ता कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, बस इस बात से फर्क पड़ता है कि सिलेक्ट कौन होगा, ठीक है। और एक लास्ट बात, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, और मुझे मुझे सबको अरेंज करना है, मुझे सबको अरेंज करना है, सबको अरेंज करना है, अरेंजमेंट करनी है मुझे सबकी, तो ये और लिख लीजिए, इसका जो हम यूज करते हैं, सबको अरेंज करोगे, n लोग बैठे हैं, तो वो कितने वे से हमेशा अरेंज होंगे? दे वुड ऑलवेज अरेंज बाय n फैक्टोरियल। व्हाट डज इट मीन? जैसे जैसे आप एग्जांपल से बात समझोगे, जैसे अगर मैं एक वर्ड देता हूं दिल्ली, बताओ दिल्ली में कितने लेटर्स हैं, पहले ये बता दो। मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूं तो मैंने वर्ड ले लिया दिल्ली, तो मुझे बताओ दिल्ली में कितने लेटर्स हैं?
तो दिल्ली में अगर 5 लेटर्स हैं और मुझे इन 5 के 5 लेटर्स को अरेंज करना हो तो बताओ क्या आंसर बनेगा। इन हाउ मैनी वेज, क्वेश्चन पूछा जाएगा इन हाउ मैनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज्ड, कितने वे से आप लेटर्स को अरेंज कर सकते हो, कौन से लेटर्स को, दिल्ली के। तो हम कहेंगे दैट वुड बी सर 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4। हाँ, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कई बार फैक्टोरियल में ही क्वेश्चन होता है, बट हाँ अगर करना पड़ जाए तो कर भी लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मुझे सभी लोग बताइएगा आंसर इसका। मान लीजिए हम वर्ड लेते हैं, हाँ जी, सब्जेक्ट, SUBJECT। तो कितने वे से इसके लेटर्स को अरेंज कर सकते हो बताओ मेरे को। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है तो सिंपली 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक लास्ट करते हुए बच्चों मैं इसमें कई बातें बता गया, एक लेकिन लिटरली लास्ट बात। अगर मेरे पास वर्ड हो, सपोज अगर मैं वर्ड लेता हूं यहाँ पे, एक दूसरा वर्ड लिखिए, सपोज हरियाणा, HARYANA। तो इसमें मुझे सारी बातें छोड़ो, लेटर्स बताओ कितने हैं। अरेंजमेंट्स निकालनी है हमें, टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी। तो इसमें मुझे सबसे पहले आप लोग लेटर्स बताइए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, लेकिन 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज होगा। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जैसे इसमें रिपीटिशन है, लेकिन मुझे बताओ ये ए रिपीट हो रहा है, ये ए कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो ए रिपीट हो रहा है वो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें ए रिपीट हो रहा है, तो उतने 3 बार हो रहा है, 1 2 3, 3 बार हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। क्यों सर, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट नहीं करनी थी हमें। 7 फैक्टोरियल में ए की भी अरेंजमेंट हो गई, बट वो तो एक जैसे थे, इसलिए डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कर देंगे, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट नहीं करनी थी। एक बार दोबारा सर, एक बार दोबारा पूछ रहा हूँ। जैसे अगर मैं वर्ड पूछूं आपसे, इसका बताओ मेरे को। सपोज वर्ड इज फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, FREQUENT। बताना जरा, ऐसे ही लिख के बता दो मेरे को। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंट। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंट, FREQUENT। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 8 फैक्टोरियल, लेकिन ये बता दो डिवाइड किससे करूंगा, क्योंकि इसमें दो ही एक जैसे हैं, इनकी अरेंजमेंट नहीं करनी थी, लेकिन 8 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट हो गई, तो डिवाइड किससे करेंगे। हाँ, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 फैक्टोरियल से, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। तो जो ये मैंने अभी आप लोगों को थ्योरी समझाई है, ये वाली थ्योरी समझाई है, इसको देख लो। और अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, और मैं पोल दूंगा आप लोगों को। जो CMAT 2021 के क्वेश्चन है, इन चीजों को यूज करना अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। पोल रखूंगा बच्चों, 1 मिनट का पोल होगा, 1 मिनट पोल होगा, और आंसर देना है। लास्ट में आपको पूरा लीडरशिप बोर्ड दिखाऊंगा किस बच्चे ने कितने ठीक किए। तो पेन पेपर होना चाहिए आप लोगों के पास, फटाफट से सोल्व करना होंगे। एक तो कॉन्फिडेंस बना लो, हमसे हो सकता है। 100% आप क्वांट और LRDA बहुत अच्छे से करके आ सकते हो सीमेट पेपर में। इस पेपर की खासियत है, अपने को टाइम मिलता है, अपने पास 180 मिनट है और 100 क्वेश्चन है ना। अगर आप कैट से भी रिलेट करोगे तो प्रोपोर्शनेटली सेम टाइम है, क्योंकि वहां पे 120 मिनट में आप लोग 66 क्वेश्चन कर रहे थे। तो यहाँ पे जिस प्रोपोर्शन में क्वेश्चन बढ़े हैं, उसी प्रोपोर्शन में मिनट्स भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है, इस पेपर का लेवल जो होता है एज कंपेयर टू कैट, वो इजी होता है, जिसमें क्वांट और LRDA बिल्कुल डुअल होती है। द ओनली थिंग इज हमें सही से उसको अप्रोच करना आना चाहिए। तो पेन पेपर सामने रखना, और पहला क्वेश्चन ओपन करता हूँ, पोल करेंगे, पोल में आंसर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन मैंने ओपन कर दिया है, पोल मैं शुरू कर रहा हूँ बच्चों, आप क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। पोल मैंने रख दिया है, पेन पेपर रखना, इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी।
पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो क्लास के बाद। सो आपको क्वेश्चन लिखने की अभी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर्स 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 बताना। पीडीएफ आपको बाद में पूरी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी क्लास के बाद में। यहाँ पे नहीं, आंसर आप पोल में रखेंगे। पोल दे दिया मैंने, आप देखो पोल दिखेगा आप लोगों को, जो भी आपका आंसर आए उसे पोल में दीजिएगा बच्चों। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? एक सेकेंड बच्चों, आंसर पोल में देना, ठीक है? ये लीजिए, अब दीजिए। बहुत बढ़िया। टाइम इतना ही मिलेगा, टाइम एक्सटेंड नहीं करूंगा। आंसर दे दो सभी बच्चे, क्योंकि सबका आ जाना चाहिए इतने टाइम में। 2 पाइप्स हैं। लास्ट में बच्चों लीडरशिप बोर्ड दिखाऊंगा किस बच्चे ने कितने ठीक किए। पूरा अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका आंसर सही कर सके। 2 पाइप्स है, ए और बी, और हमें आवर्स दिए हुए हैं। पहले वाला 5 आवर्स में पूरा करता है, दूसरे वाला 20 आवर्स में। हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 20। तो 20 यूनिट्स का वर्क मान लेते हैं, 20 यूनिट्स का हमने काम मान लिया, तो इसी को हम वर्क मान लेते हैं। इन बच्चों ने अभी ठीक दिए है आंसर, मैं दिखाता रहूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर कौन कौन बच्चे सही दे रहे हैं। तो ये हमने मान लिया। तो ये ए जो है वो 4 यूनिट्स बनाएगा पर आवर, जो बी है वो 1 यूनिट बनाएगा पर आवर। दोनों मिलके 5 यूनिट बनाएंगे 1 घंटे में। 5 यूनिट बनेंगी 1 घंटे में, तो 20 यूनिट बन के तैयार होंगी कितने घंटे में? 1/5 इंटू 20। तो हम कहेंगे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 4 आवर्स। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यही आंसर है बच्चों। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं, ये पहला ही क्वेश्चन है, वो उसमें गलत दिखा रहा है, आप पहला ही मान के चलना। ये लो, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। करो स्टार्ट। पोल रख रहा हूं मैं, ठीक है? पोल साथ के साथ दूंगा बच्चों, टाइम नहीं दूंगा, पोल साथ के साथ दूंगा, इसलिए पेन पेपर सबके हाथ में हो और फटाफट से सोल्व करना। कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर इज प्रोहिबिटेड, ठीक है? ये लो। 1 मिनट, एक सेकंड, मैं ना शायद देते देते ना मैं खुद ही यहाँ पे आंसर शायद ठीक दिया नहीं दिया बच्चों। 1 सेकंड, मैं आंसर कंफर्म कर लूं। हाँ, in June 2020, ratio boys to girls in a college was 3:2. In September 2020, there were 80 fewer boys and 20 fewer girls in the college, and the ratio boys to girls was 7:5. What was the total number of students in the college in June? June मतलब स्टार्टिंग में बताने हैं आप, जून मतलब स्टार्टिंग में बताने हैं। यस, पोल का यूज किया करो। देखो आपको टाइम दे रहा हूं मैं, 1 मिनट की भी बजाय 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो पोल का पूरा यूज करो, ताकि आंसर जब लगे कि हाँ मैं श्योर हूं तभी लगाओ। जो रेशियो थी जून 2020 में वो 3:2 थी, तो यहाँ पे कुछ लेट कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ, करो करो, आंसर दो अभी पोल में। तो हम कुछ लेट कर सकते हैं सर। हाँ, लेट कर लो 3x और 2x। 3x बॉयज लेट कर लो और 2x गर्ल्स लेट कर लो, तो 5x हो गया। अभी बॉयज जो है वो 80 चले गए, गर्ल्स जो है 20 चली गई। हाँ बताओ।
ऑलराइट, सो अभी जिन बच्चों ने आंसर दिया है उसके हिसाब से ये था बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली अभी 4 मत मानना, उनको 2 ही मानना है। एक दो क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे। इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है हमें, ये रेशियो 7/5 है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 15x माइनस 400 इज इक्वल टू 14x माइनस 140। तो वी कैन से दैट x का वैल्यू जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 260। बट मुझे बॉयज प्लस गर्ल्स बतानी थी, दैट इज 3x प्लस 2x। तो मुझे 5x का वैल्यू बताना था। तो आई वुड से दैट कि आंसर होना चाहिए सर 5 इंटू 260। तो 1300 आंसर होना चाहिए और यही क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों का ठीक होना चाहिए था। माइनस करेंगे क्योंकि फ्यूअल है, कम हुए हैं। अगर कम हुए हैं तो इनमें से माइनस करेंगे, अगर ऐड होते तो प्लस करते। अभी कम हुए हैं, 80 बॉयज कम हुए हैं तो माइनस करेंगे, 20 गर्ल्स कम हुई है तो 20 माइनस करेंगे। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। एक बार यस करो मेरे को बच्चों। तैयार हो सब बच्चे? थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। पेन पेपर है सबके हाथ में, जरा थम्स अप दिखा दो मेरे को ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे सब एक्टिव है यहाँ पे। आ जाए थर्ड क्वेश्चन पे। ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन, ये आपके सामने। लेट्स सी हाउ यू टैकल दिस क्वेश्चन। हाँ, पोल रख देता हूं मैं। जिस भी बच्चे का आंसर आए पोल में बताइएगा, लेकिन आप सोचो पहले क्वेश्चन क्या है। मैं पढ़ दूं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन है, m is a 4-digit number if the leftmost digit is removed, leftmost, then the resulting 3-digit number is 1/9 of m. How many such m's are possible? m की कितनी वैल्यू ऐसी पॉसिबल है? m is a 4-digit number। कोई भी 4-digit नंबर पकड़ लो, यहां से शुरू करो, ए बी सी डी। उसका लेफ्ट मोस्ट मतलब ए रिमूव कर दिया आपने, ए तो बचा बी सी डी। अगर मैं उसका लेफ्ट मोस्ट रिमूव कर दूंगा ए तो बचेगा बी सी डी। देन द रिजल्टिंग 3-digit नंबर इज 1/9 ऑफ m। तो जो रिजल्टिंग नंबर है दैट इज दिस वन, वो 1/9 ऑफ m है, मतलब बी सी डी। जो बी सी डी नंबर है वो 1/9 है, 1/9 है, 1/9 है। 1/9 किसका? ए बी सी डी का। तो आपको बताना है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ किसकी, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एम आर पॉसिबल। एम की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में ये थे आंसर्स अभी जो आए हैं। बट लेट्स सी दिस क्वेश्चन अगेन। देखो यहाँ पे एक बार बात हुआ मुझे, मैंने 4-digit नंबर ए बी सी डी मान लिया, उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमने रिमूव कर दिया, ए रिमूव कर दिया, तो बचा बी सी डी। तो जो बी सी डी है ये 1/9 है ए बी सी डी का। तो जो बी सी डी है, क्या मैं उसे इक्वल्स टू इनटू इज इक्वल टू ए बी सी डी लिख सकता हूं? देखो वी कैन राइट इट लाइक दिस। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बी सी डी इज इक्वल टू इंटू 9 इज इक्वल टू ए इंटू ए के साथ लिख दो 1000, ए इंटू 1000 प्लस बी सी डी। सर ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि ए जो है वो 1000 डिजिट है तो इंटू 1000 कर दिया हमने, बीसीडी को अलग कर दिया। सर बीसीडी को अलग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बीसीडी था। तो ये 9 इंटू बीसीडी है, उसमें से बीसीडी माइनस कर देंगे तो बताओ बीसीडी इंटू क्या बचेगा? 9 इंटू 9 बीसीडी में से 9 बीसीडी में से एक बीसीडी माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा बताओ? कैन वी से दैट ये बचेगा हमारा 8 बीसीडी। 8 इंटू बीसीडी जो बचेगा वो 1000 इंटू ए के बराबर होगा। और इसको भी यदि मैं काटूंगा
तो यहाँ पे 125 आएगा। आप बस मुझे इतना बता दो, देखो सब एक्टिवली सुन रहे हो, ये बता दो जो बीसीडी है वो कितने डिजिट नंबर है? जो बीसीडी है हमारा वो कितने डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कितने डिजिट का नंबर है? बीसीडी कितने डिजिट का नंबर है? हाँ, कैन वी से बीसीडी जो है वो 3 डिजिट का नंबर है। तो बच्चों ए को क्या क्या वैल्यू दूं कि ये 125 से मल्टीप्लाई करके बस 3 डिजिट रहे? ए को क्या क्या वैल्यू दूं कि वो 125 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ 3 डिजिट रहे? तो 1 दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, 4 दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ, 6 भी दे सकता हूँ, 7 भी दे सकता हूँ। लेकिन क्या 8 दे सकता हूँ? देखो 7 दे सकता हूँ। 125 इंटू 7 जो होता है दैट इज 875। 875। बट बताओ क्या ए को 8 दे सकता हूँ? ए को 8 दे सकते हैं? देखो 1 दी, 2 दी, 3 दी, तो ये 3 डिजिट रहेगा। इनमें से कोई भी वैल्यू दे दो, 125 के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर आप 7 को भी करते हो तो 875 आएगा, जो कि एक 3 डिजिट का नंबर है, तो चलेगा। बीसीडी इज अ 3 डिजिट नंबर। बट जैसे ही आप 8 लोगे, 125 के साथ 8 लोगे तो ये 1000 हो जाएगा, एंड 1000 जो है नंबर वो 4 डिजिट हो जाएगा, जबकि बीसीडी तो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल? क्योंकि जितनी वैल्यू ए की पॉसिबल होने वाली है उतने ही नंबर पॉसिबल होने वाले हैं। सो हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? कैन वी से 1 से लेके 7 तक। सो हाउ मेनी वैल्यूज? 7 वैल्यूज आर पॉसिबल। तो 7 आंसर हो जाएगा इसका। 7 सच वैल्यूज आर पॉसिबल। दैट्स व्हाई आंसर ऑप्शन डी लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। फिर से पोल रखूंगा क्वेश्चन में, तो हाँ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एल एंड एम टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days. M and N together can complete a piece of work in 120 days. L and N together in 90 days. तो L अकेला कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है? L अकेला कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है? हम पढ़ रहे हैं बच्चों सीमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये 2021 का फर्स्ट स्लॉट के क्वेश्चंस हैं, स्लॉट 1 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं पोल रखूं, पोल रखता हूं मैं, और मुझे पोल में आंसर बताइएगा क्या बनेगा। ये लीजिए। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी गुड, 2-3 बच्चों ने दिया, सबका ठीक है, बट सबका आ जाना चाहिए। एल और एम मिलके किसी काम को 72 डेज में करते हैं। एम और एन मिलके उसी काम को 120 डेज में करते हैं। एल और एन मिलके उसी काम को 90 डेज में करते हैं। तो आप मुझे बताओ, इनका एलसीएम लिया आप लोगों ने? एलसीएम बताओ मेरे को, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का जो एलसीएम आएगा, दैट एलसीएम कम्स आउट टू बी 72, 120 और 90 का। हाँ, दैट एलसीएम वुड बी 360। तो 360 यूनिट्स का वर्क मान लेंगे। 360 यूनिट्स का हमने काम मान लिया। तो बताओ एल और एम मिलके कितनी यूनिट्स बनाएंगे एक दिन में? 360 डिवाइड बाय 72, 5 यूनिट्स बनाएंगे एक दिन में। एम और एन मिलके कितनी बनाएंगे? 3 यूनिट बनाएंगे एक दिन में। एल और एन मिलके कितनी बनाएंगे? 4 यूनिट बनाएंगे एक दिन में।
तीनों मिलके कितनी बनाएंगे, तीनों मिलके 12 यूनिट बनाएंगे। लेकिन 12 यूनिट जो बनेगी एक दिन में, मुझे बताओ ये 12 यूनिट जो बनी है एक दिन में, उसमें कैन आई से दैट एल भी 2 बार आ जाएगा, एम भी 2 बार आ जाएगा और एन भी 2 बार आ जाएगा? तो क्या मैं उसे बोल सकता हूं कि ये ट्वाइस ऑफ एल प्लस एम प्लस एन होगा? क्योंकि जब मैंने ऐड किया तो का भी काम 2 बार आ गया, एम का भी और एन का भी। तो ट्वाइस ऑफ एल एम एन मिलके 12 यूनिट बनाते हैं एक दिन में। तो बताओ एल एम एन मिलके कितनी यूनिट बनाएंगे एक दिन में? कैन वी से ये तीनों मिलके एक दिन में बनाएंगे 6 यूनिट। हमें एल का काम बताना है, तो आप ये बताओ मेरे को अब, एल एम एन ये तीनों मिलके 6 यूनिट बनाएंगे एक दिन में, ये तीनों मिलके 6 यूनिट बनाएंगे एक दिन में, जबकि एम और एन मिलके एम और एन मिलके 3 यूनिट बनाते हैं एक दिन में, 3 यूनिट बनाते हैं एक दिन में। ये गिवन है ना अपने को ये वाला। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली माइनस कर देता हूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एल अकेला 3 यूनिट बनाएगा एक दिन में? और एल अकेला यदि 3 यूनिट बनाएगा एक दिन में और उसे बोला जाए जाओ 360 यूनिट्स का काम करके आओ, जाओ और 360 यूनिट्स बना के आओ, तो 360 यूनिट्स बनाने में कितने दिन लेगा एल अकेला? बताओ, देखो दोबारा सुन लो। एल एम एन तीनों मिलके 6 यूनिट बनाएंगे एक दिन में, जबकि एम और एन दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट बनाते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि इसको माइनस कर दिया मैंने, एल एक दिन में 3 यूनिट बनाएगा, जबकि अगर हमें उससे पूरा काम करवाना हो तो कितने दिन लेगा? कैन वी से 360 डिवाइड बाय 3, तो वो लेगा 120 डेज। तो 120 डेज वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही सवाल का आंसर था, दैट इज आंसर ऑप्शन डी। आंसर ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले आगे, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 4 क्वेश्चन हो गए हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, ये देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ के देखिएगा, बहुत आसानी से करोगे। क्वेश्चन की साइज से मत घबराइएगा, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो जैसा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है। अगर अपने से बना बना के सारे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको पोल रखता हूं मैं, लेट्स सी उस उतने टाइम में एक बार सोच पाते हैं या नहीं हम। 5th क्वेश्चन, तो 5th क्वेश्चन का आंसर बताइए एक बार देख के क्या बनेगा। एक बार ऊपर से पढ़िए, ऊपर से पढ़ के भी आंसर निकाल लेते हैं बच्चे कई बार इसका। Given below are two statements, the set of 5, 6, 7, P6, 7, 8, Q has an arithmetic mean of 6. Mode का definition भी दिया हुआ है, most frequently occurring number of 7. तो अपने को बताना है then P into Q 16 है क्या? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 कितनी ठीक है उसमें से? अच्छा, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? इफ वी टॉक अबाउट स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? हाँ, स्टेटमेंट 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेटमेंट 1 में उसने बोला है कि अरिथमेटिक मीन 6 है, और मोड का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता हो। मोड का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो अभी देखो यहाँ पे 7 2 बार है, यहाँ पे 6 2 बार है। तो अगर ये दोनों ही 2 बार है तो 7 को कम से कम 3 बार होना पड़ेगा। 7 को कम से कम 3 बार होना पड़ेगा, और वो 3 बार कब होगा? 7 को कम से कम 3 बार होना पड़ेगा, और वो 3 बार कब होगा? जब P या Q में से एक और 7 होगा। देखो ये बात समझ आ रही है, P और Q में से कम एक 7 होगा तभी 7 मोड बनेगा, अदरवाइज 7 मोड नहीं बन सकता। मोड का मतलब है जो सबसे ज्यादा रिपीट करे। तो आप मुझे बस इतना बताओ, स्टेटमेंट 1 के हिसाब से P इंटू Q अगर 16 है, तो मैं उल्टा चल रहा हूं, उसने जो प्रूव करने के लिए कहा, मैंने कहा 1 मिनट के लिए उसको ट्रू मानते हैं। अगर P इंटू Q 16 है तो ये दोनों नंबर या तो 1 इंटू 16 होगा या 2 इंटू 8 होगा, ठीक है, या 4 इंटू 4 होगा।
लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, क्या ऐसा होने पे कभी भी किसी एक का वैल्यू 7 हो सकता है? क्या ऐसा होने पे किसी एक का वैल्यू कभी भी 7 हो सकता है? 7 तो हो ही नहीं सकता ना, और 7 नहीं होगा तो 7 मुझे कम से कम 3 चाहिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि मोड 7 बन ही नहीं सकता। मोड अगर 7 बन गया तो इसका मतलब पी और क्यू में से कोई 7 होगा, और अगर पी और क्यू में से 7 हो गया तो प्रोडक्ट 16 नहीं आ सकती। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गई भाई। पी और क्यू में से कोई एक 7 हो गया तो प्रोडक्ट 16 नहीं हो सकती। अच्छा, स्टेटमेंट 2 को भी ऐसे ही देखो। स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है P प्लस P इंटू क्यू अपने को दिया हुआ है 94 के इक्वल है, जबकि क्वेश्चन में P प्लस क्यू का वैल्यू जो है वो 20 है। ये हमें प्रूव करना है। मैं कहता हूं इसी को एक बार ट्रू मान के चलो। अगर P प्लस क्यू 20 है, मान लीजिए, एक मिनट के लिए यहां रख दीजिए, तो उसके हिसाब से P इंटू क्यू 74 होना चाहिए। अभी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है 1 2 3 4 5 नंबर डेसिमल में नहीं है और पॉजिटिव है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर P प्लस क्यू 20 है तो यस नो में जवाब दो, अगर एक्टिवली सुन रहे हो बच्चों। P प्लस क्यू अगर 20 है तो क्या कभी P इंटू क्यू का वैल्यू 74 हो सकता है? अगर ये 20 है तो कुछ भी वैल्यू सोच के देखो, 1 इंटू 74, 2 इंटू 37, ऐसे नंबर्स में कभी भी जो सम है पी और क्यू का, जैसे पहले वाले में अगर मैं सम देखूंगा तो 75 आएगा, तो 20 नहीं आ सकता। दूसरे वाले में देखूंगा यदि, तो 39 आएगा, मतलब 20 नहीं आ सकता। तो 20 नहीं आ सकता तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। अगर पहली भी स्टेटमेंट गलत है, दूसरी भी स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा आंसर लगाएंगे? कैन वी से इसमें पहली भी स्टेटमेंट गलत है सर, दूसरी भी स्टेटमेंट गलत है, और अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है तो आंसर ऑप्शन बी लगेगा, बिकॉज बोथ आर फॉल्स। दोनों फॉल्स है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। पहले वाले में मोड 7 नहीं बनता और दूसरे वाले में सम 20 नहीं बनता। आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी बच्चे को डाउट है वो पूछ सकता है दोबारा, बट आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने। ये वाला क्वेश्चन और अच्छा है, एक बार देखिए आप लोग, आंसर निकालिए, क्या निकालते हैं देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ए मिल्कमैन एड्स 10 liters of water to 90 liters of milk. After selling 1/5 of the total quantity, he adds water equal to the quantity he sold. The proportion of water to milk he sells now would be. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले थोड़ा सा बता दूं। वाटर जो है वो 10 लीटर्स है, और मिल्क जो है वो 90 लीटर्स है। आपने 1/5 निकाला क्वांटिटी का, 1/5 क्वांटिटी का निकला तो 1/5 सबका निकला होगा। 1/5 इनका निकाल दिया, और फिर उतना ही आपने वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर ऐड करने के बाद गिवन ऑप्शंस में से कौन सा बनेगा, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा बनेगा, तो ये लीजिए पोल, ये आपके सामने। वाटर जो है वो 10 लीटर है, और मिल्क जो है वो 90 लीटर्स है। 1/5 निकाल दिया। अच्छा मुझे बताओ, अगर 1/5 निकल गया तो वो वाटर का भी 1/5 निकला होगा और मिल्क का भी 1/5 निकला होगा। बेसिकली टोटल का 1/5 निकला होगा। और अगर टोटल का 1/5 निकला होगा, देखो वाटर का भी 1/5 निकला होगा और
मिल्क का भी। तो वोटर का 1/5 निकल गया, तो वोटर कितना बचा बताओ? वोटर का 1/5 निकल गया, 1/5 अगर वोटर का निकल गया, 1/5 ऑफ 10, 1/5 ऑफ 10, 2 लीटर अगर निकल गया, तो कैन वी से दैट इतना तो निकल गया, तो बचा कितना? 8 लीटर। और मिल्क का भी 1/5 निकल गया, मतलब कितना निकल गया? मिल्क बताओ कितना निकल गया? 18 लीटर। तो 18 लीटर निकल गया, तो बचा कितना? 72 लीटर। अच्छा, टोटल आपने कितना निकाल दिया? टोटल आपने कितना सॉल्यूशन निकाल दिया? टोटल सॉल्यूशन कितना हमने रिमूव कर दिया? 20 लीटर। और जितना आपने सॉल्यूशन रिमूव कर दिया उतना ही आपने पानी डाल दिया। जितना आपने सॉल्यूशन रिमूव कर दिया उतना ही पानी डाल दिया। तो बताओ फाइनली वाटर जो है वो कितने लीटर होगा? फाइनली जो वाटर होगा वो 28 लीटर होगा, और फाइनली जो मिल्क होगा वो 72 लीटर्स होगा। कैन वी से दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 28:72? 28:72। देखो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है आप लोगों को बच्चों? और इस क्वेश्चन को हाँ, ये समझ आ गया है। चलें आगे बढ़े, इसमें इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसमें और बातें बाद में देखेंगे। ये लीजिए 7th क्वेश्चन, ये करके दिखाओ मेरे को। अभी बता रहा था मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड के बारे में, इंप्लीमेंट करो। क्वेश्चन है, ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए 200 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। इसका कोई मतलब नहीं है, 20 मीटर वाइड को छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो एक 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करती है 20 सेकेंड्स में। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर? तो स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर में कितनी बनेगी। और इसके लिए पोल ये रहा सामने आपके। अच्छा, मैं याद दिला दूं बच्चों आप लोगों को, ये सारे नोट्स जो हैं ये सब अवेलेबल हो जाएंगे इस क्लास के बाद पीडीएफ की फॉर्म में, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और आज मेरी ये 8th क्लास चल रही है, इससे पहले टोटल 7 क्लासेस ले चुका हूँ मैं। यूट्यूब पे भी ली है मैंने कुछ क्लासेस, और यहाँ पे भी ली है, ऐप पे भी। तो आप यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। आपको मिल जाएंगी 99 परसेंटाइल क्लब पे, संदीप गर्ग करके सर्च करोगे आप मेरा नाम, तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस वॉच करोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और क्वांट और एलआरडीए दोनों पढ़ा रहा हूँ मैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास। ये क्वेश्चन था बेसिकली, ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए 200 मीटर लॉन्ग, हाँ, ब्रिज। तो एक 100 मीटर की ट्रेन है, देखो 100 मीटर की ट्रेन है, और 200 मीटर का ब्रिज है, 200 मीटर का ब्रिज है। तो आप मुझे ये बताओ, ये ट्रेन पूरा क्रॉस करने के लिए, पूरा क्रॉस करने के लिए मतलब इस पॉइंट को यहां आना पड़ेगा पूरा क्रॉस करने के लिए। तो इस ट्रेन को पूरा क्रॉस करवाने के लिए कितने मीटर चलाना पड़ेगा? ये ट्रेन कंप्लीट क्रॉस कर जाए ये 200 मीटर, उसके लिए ये ट्रेन कितने मीटर चलेगी? 100 मीटर की तो ट्रेन है, और 200 मीटर लॉन्ग जो है ब्रिज है। तो टोटल इस वाला, मान लो यहाँ पे आदमी खड़ा है, ये झंडा लगा रहा है ऐसे ऐसे करके, कभी ट्रेन में देखा हो आप लोगों ने। तो इस आदमी को यहाँ पे आना पड़ेगा तभी कंप्लीटली क्रॉस होगी। तो ये आदमी यहाँ आएगा कितने मीटर चल के? 300 मीटर। तो 300 मीटर की स्पीड से होगा, 300 मीटर होगा 20 की स्पीड से। तो अगर मुझे मुझे निकालना है 20 सेकेंड्स में, सॉरी, मुझे निकालनी है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइम है 20 सेकेंड्स। तो कैन वी से दैट जो स्पीड आएगी वो आएगी 15 मीटर पर सेकेंड की। बच्चों आज हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि 1 मीटर पर सेकेंड को अगर मीटर पर सेकेंड में है तो उसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। तो मैं 15 मीटर पर सेकेंड है, तो 15 इंटू इसको 18/5 करूंगा,
तो ये इससे कट जाएगा। वी कुड सिंपली से दैट ये किलोमीटर पर आवर में 54 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो आंसर ऑप्शन सी फिट बैठता है। आंसर ऑप्शन सी ही सवाल का सही आंसर है। सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक ये समझ में आया सबको। आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा टाइम का प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, तो ये हमेशा प्रेशर रहेगा कि गिवन टाइम में हमसे सोल्व नहीं हो पाता, और मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 मिनट देके उसको 1.5-2 मिनट देने की। उसका एक ही तरीका है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो सारे क्वेश्चन लेवल 1 के प्रैक्टिस करो, ठीक है, लेवल 1 के। और अपने आप को ना एक टारगेट दिया करो कि अगर मैं 60 मिनट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो 60 मिनट में मेरे कम से कम 20 क्वेश्चन होने चाहिए लेवल 1 के। लेवल 1 कौन सा सर? किसी भी बुक का बच्चों। लेवल 1 मतलब आप हाई लेवल नहीं, बेसिक भी नहीं, बिल्कुल मिडिल वाला लेवल। तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के, और हो जाते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ। अभी भी आप लोगों ने करके दिखाए हैं मुझे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आप बढ़िया करोगे इसमें। तो ये लीजिए 8th क्वेश्चन। ये लो, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ क्या बनेगा। इन ए 100 मीटर रेस A beats B by 10 meters and B beats C by 5 meters. By how many meters does A beat C? A C को कितने मीटर से बीट करता है? करना शुरू करो, मैं पोल रखता हूँ। करना शुरू करो। इन ए 100 मीटर रेस A beats B by 10 meters, B beats C by 5 meters. By how many meters does A beat C? देखो 100 मीटर की रेस में ए जो है वो बी को 10 मीटर से डिफीट करता है। व्हाट डज इट मीन? जितने टाइम में 100 चलता है बी कितना चलेगा उतने टाइम में? जितने टाइम में ए 100 चलता है तो बताओ मुझे बी कितना चलेगा उतने ही टाइम में? ए अगर 100 चलता है तो बी वुड बी 90। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब उसके बाद है बी बीट सी बाय 5 मीटर। जितने टाइम में बी 100 चलता है तो सी कितना चलेगा उतने टाइम में? उतने ही टाइम में सी जो चलेगा वो 95 चलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट वुड कम आउट टू बी 100/95। 100/90 इंटू 100/95। तो ये बन जाएगा हमारा कितना? 0 से 0 कट गई, इसे काटेंगे तो 20, ये 90 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 20 इंटू 10 200, और 19 इंटू 9, 19 इंटू 9 हो जाएगा हमारा 171। इसको भी 2 से काट लो, तो ये अगर 100 आएगा 2 से काटने के बाद, तो नीचे बचेगा 2 से काटने के बाद 85.5। सर 2 से ही क्यों काटा? क्योंकि यहाँ पे बच्चों बचता है डीए बाय डीसी। तो अपने को बताना है 100 मीटर की रेस में जो ए है वो सी को कितने मीटर से हराएगा। तो अब आप बस मुझे इतना बता दो, कैन आई से दैट जितने टाइम में ए 100 चलेगा
मुझे बताओ उतने ही टाइम में मैं ये बोल सकता हूं जो सी है वो 85.5 चलेगा। जितने टाइम में ए 100 चलेगा, कैन वी से सी जो है वो 85.5 चलेगा। और ए अगर 100 चलेगा, सी अगर 85.5 चलेगा, तो बताओ ए ने सी को कितने मीटर से हराया। इस रेस के अंदर ए ने सी को कितने मीटर से हराया। कैन वी से इस रेस के अंदर ए ने सी को 100 माइनस 85.5, क्या हम बोल सकते हैं 14.5 मीटर से हराया। तो आंसर ऑप्शन डी फिट बैठता है। आंसर ऑप्शन डी शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आप लोग पूरी क्लास आप लोगों ने देखी है बच्चों, पूरी क्लास अगर आप लोग देखोगे, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, तो आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने आधे घंटे में पहले पूरी थ्योरी बताई थी, सब चीजों से रिलेटेड अपने से क्वेश्चन कराए थे, और अभी अगर आप लोग रिलेट कर रहे हो तो बड़े इजिली समझ पाओगे, वैसे भी समझ आ रही होंगी चीजें। तो मैं क्वांट और एलआरडी दोनों पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, दे कैन ज्वाइन मी। माय टेलीग्राम चैनल इज @sandeep_cat। आप ये यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए मैं यहाँ पे दूंगा कैट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। और दूसरा जो है, इसके अलावा अनअकैडमी पे भी बच्चों आप मुझे फॉलो कर सकते हो। माय नेम इज संदीप गर्ग, सो दैट आप कोई भी क्लास हो रही है अभी सीमेट की, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग की हो, चाहे वो हमारी क्वांट की हो, मैं दोनों चीजों को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सारी क्लासेस आप लोग ले सको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितने हो गए हमारे 8 क्वेश्चन, तो 9th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ जी, पोल रखूंगा मैं, आंसर करिएगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मोहन bought a trouser at 10% discount and sold it to Sohan at a loss of 10%. If Sohan paid rupees 729 for a trouser to Mohan, then what was the undiscounted price of the trouser? अनडिस्काउंटेड प्राइस कितना बनेगा, दोबारा पढ़ लो। मोहन bought a trouser at 10% discount and sold it to Sohan at a loss of 10%। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे जल्दी आ जाएगा आंसर। और पोल जो है, पोल पे रख देता हूं, ये लीजिए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखो क्या है बेसिकली। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोहन bought a trouser। हाँ, ये सब सब 2021 के पी केवल। हाँ जी, ये कंप्लीट जितने भी मैंने आज करवाए हैं आप लोगों को, ये सारे के सारे 2021 के पीवाई क्यू हैं। और उसमें भी ये सिर्फ स्लॉट 1 के हैं बच्चों। जो मेरी अगली क्लास होगी, लेट मी टेल यू, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें इसके भी क्वेश्चन लूंगा और 2022 के भी क्वेश्चन लूंगा, पीवाई क्यूज लूंगा। ठीक है, मैं चाहता तो मैं सारे ही लेना हूं और सभी लूंगा भी। इसके जो बच गए हैं इसके भी कवर करूंगा, और साथ में फिर 2022 के पीवाई क्यूज लूंगा। और अगली क्लास कब है सर? कल नहीं है, परसों क्लास है, ध्यान रखिएगा। टाइमिंग यही वाला है, 4 PM ऐप पे मिलेंगे बच्चों, 4 PM पे। तो कब सर? सैटरडे को क्लास होगी 4 PM पे, ऐप पे ऐप क्लास है।
तो ये क्लास आप लोग अच्छे से देख लो, तो सैटरडे को और क्वेश्चंस करेंगे बचे हुए इसके, और साथ में 2022 के भी पीवाईक्यू शुरू कर लेंगे। अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन ये है, मोहन बोट अ ट्राउजर एट 10% डिस्काउंट। मतलब आप एक मिनट के लिए लेट कर लो कि जो प्राइस था ट्राउजर का वो 100 था। आप 100 लेट कर लो, 100 के लेट कर लो, एक ही बात है। मैंने 100 के लेट कर लिया ट्राउजर का प्राइस, उस पर 10% का डिस्काउंट हो गया। तो 10% का डिस्काउंट का मतलब है उसने कितने में खरीदा बताओ। 10% का डिस्काउंट है, मोहन ने बाय किया था 10% डिस्काउंट पे, इसका मतलब मोहन ने कितने में खरीदा। कैन वी से मोहन ने 90 के में खरीदा, और उसने, हाँ जी, उसने 10% लॉस में सोहन को बेच दिया। मतलब इतने में मोहन ने खरीदा था और इसे 10% लॉस पे, मतलब इतने में खरीदा, मतलब ये सीपी है, इसको 10% लॉस पे सोहन को बेच दिया। मतलब सोहन ने इसको कितने में खरीदा। देखो मोहन ने खरीदा इसको 10% डिस्काउंट पे, मतलब 90 के में, और जितने में खरीदा 10% लॉस में बेच दिया, मतलब 9 के हटा दो 81 के। तो 81 के जो सोहन ने पे किया वो 81 के पे किया, और ये प्राइस मुझे पता है 729 के इक्वल है। तो यदि ये 729 के इक्वल है तो मैं 81 से इसको काटूंगा यदि, तो ये 9 हो जाएगा। के का वैल्यू मेरा 9 आ गया, और के का वैल्यू यदि मेरा 9 है, अगर के 9 है तो मुझसे पूछा था कि अनडिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा, तो ये अनडिस्काउंटेड प्राइस है 100 के। तो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। के आ गया तो आंसर भी आ जाएगा। तो हम कहेंगे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 100 into 9। वी कुड सिंपली से दैट 900 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लिटरली इजी था, बस आपको पहले 10% डिस्काउंट दे देना था, तो ये हो जाएगा 90 के पे, उस पर 10% लॉस में बेचा 81 के का वैल्यू 729 था, के 9 आ गया। तो अपने को अनडिस्काउंटेड प्राइस बताना था, दैट कम्स आउट टू बी 100 के विच इज 900। 900 वुड बी द आंसर, दैट इज आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करवाने से बच्चों पहले, अभी जो बच्चे नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं मैं फिर बता दूं बच्चों, मैं क्वांट और डीआई एलआर दोनों पढ़ा रहा हूँ सीमेट से रिलेटेड कंप्लीट। ये डे 8 चल रहा है हमारा। जिन बच्चों को नहीं पता लेट में मिलते हैं हाँ जी अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो डीआई का क्वेश्चन है बच्चों ये, बट अगेन बहुत इजीली कर सकते हो। सिंगल ही क्वेश्चन आया था, तो सिंगल क्वेश्चन आया था, तो ये वाला क्वेश्चन था। टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो आप सर्च करिएगा @संदीप_कैट, तो आपको मिल जाएगा @संदीप_कैट। हाँ जी करिए, ये वाला क्वेश्चन शुरू करिए। दिस इज अ डीआई क्वेश्चन, पढ़िए एक बार और आंसर दीजिए मुझे। इनकम जो है मैं पूरा बता देता हूँ। द फॉलोइंग पाई चार्ट इंडिकेट द मंथली डोमेस्टिक बजट ऑफ अ फैमिली। पूरी फैमिली का मंथली डोमेस्टिक बजट दिया हुआ है। ए फूड को रिप्रेजेंट करता है, कन्वेंस को, सी क्लोथिंग को, डी हाउस रेंट को, ई मिसलेनियस है, एफ सेविंग है। इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 4500 रुपीज, मंथली सेविंग जो है 4500 रुपीज है, तो मंथली इनकम बतानी है अपने को। तो मंथली इनकम बताइए फैमिली की कितनी होगी। तो मैं पोल रख रहा हूं, आप उसमें दीजिएगा आंसर। ये लीजिए। इन सबका टोटल करो, टोटल कितना बनता है। 20, 15, 18, 20, 12, सबका टोटल करो, टोटल कितना बनता है। बाकी बचा हुआ सेविंग है। कितना टोटल बताओ मुझे, टोटल कितना आता है। 20, 15, 18, 20 और 12 का।
टोटल 100% होता है, तो इनको माइनस कर दोगे तो एफ आ जाएगा। तो एफ आ जाएगा, एफ अपने को गिवन है, सेविंग अपने को 4500 गिवन है, उसका यूज करके मुझे बताओ क्या आंसर बनेगा। आ गया सबका? चलो लास्ट 15 सेकेंड्स है। अच्छा, इन सबका टोटल कितना बना एक बार बता दो मेरे को। टोटल बता दिया? टोटल बताओ। 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 18 53, 53 प्लस 20 53 प्लस 20 73 प्लस 12 85 बनता है ये 85% बनता है। तो 85 अगर सबका टोटल बनता है और टोटल 100% होता है, तो बताओ सेविंग कितने परसेंट है? फिर सेविंग कितने परसेंट है? अगर ये 85 है तो कैन वी से सेविंग जो है वो 15% है। और अगर 15% सेविंग होती है, 15% सेविंग होती है, तो ये 15% रिप्रेजेंट करता है 4500 को। तो आप सीधा सीधा निकाल लो बच्चों, बताओ 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 100% इनकम है। तो ये 100% इनकम है यदि, तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वेश्चन ये है। 15% रिप्रेजेंट करता है 4500 को, तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 4500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। तो ये आंसर होना चाहिए। यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, डिवाइड बाय 15 इंटू 100। तो इसको काटोगे तो ये आएगा आपका 300, और इंटू 100 करोगे तो कैन वी से 30,000 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही आंसर है हमारा। 30,000 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 30,000 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन पे मैं आप लोगों से पूछूं, इसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों से पूछूं, बताइए, लिखिए, बताइए क्या कि क्लोथिंग में कितना रुपीज स्पेंड होते हैं क्लोथिंग पे। तो क्लोथिंग में बताओ कितने रुपीज स्पेंड होते हैं, क्या बताओ? क्लोथिंग में बच्चों कितने रुपीज स्पेंड होते हैं क्लोथिंग में? तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से आंसर बताइएगा। 4800, 5100, ठीक है ये, हाँ जी, क्लोथिंग में 5400, 5700। पोल रखता हूं, बताइए क्लोथिंग में इनमें से कितने पैसे स्पेंड होते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब तो देखो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 15% 4500 के इक्वल है, तो अपने को 18% का वैल्यू बताना है। क्लोथिंग में हुए हैं सी, सी मतलब 1800, सी मतलब ये वाला 1800, 18%, सॉरी। तो 15% का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे 18% का वैल्यू पूछा है, तो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ? तो हम कहेंगे 15% जो है सर वो 30,000 के इक्वल है। तो इफ आई आस्क यू कि मुझे 18% का वैल्यू बताओ, वी कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड। 30,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 18। ये कितना था, ये मैंने गलत लिख दिया शायद, ये 4500 था, सॉरी। दिस इज 4500। तो 4500 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा, एंड आई कुड सिंपली से दैट ये आंसर होना चाहिए मेरा। तो 300 इंटू 18, तो वी कुड से 5400 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। तो यहां तक अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं फिर याद दिला दूं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये सी मैट 2021 के क्वेश्चन हैं, ठीक है? मैंने मिक्स नहीं लिए हैं, ये सारे 2021 के क्वेश्चन है, ठीक है? सारे 2021 के पीवाई क्यूज हैं, एंड आई एम श्योर कि अच्छे से समझ भी आ रही होगी। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है यदि सबको, तो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन है
Two sisters Neha and Monica walk to school from the house. Neha takes 40 minutes while Monica takes 30 minutes. One day Neha started 5 minutes earlier than the Monica. In how many minutes will Monica overtake Neha? दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. कितने मिनट्स में मोनिका जो है नेहा को ओवरटेक कर जाएगी? मोनिका जो है वो नेहा को ओवरटेक कर जाएगी कितने टाइम में? हाँ, ये क्लासेस आपकी, बिल्कुल ये क्लासेस आपकी आपकी पीवाई क्यूज पे ही होंगी. क्वांट का और जो मैं एलआर डीआई पढ़ा रहा हूँ, क्वांट और एलआर दोनों पढ़ा रहा हूँ, दोनों की ही बच्चों पीवाई क्यूज पढ़ाऊंगा, बट विद थ्योरी, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ पहले ताकि बच्चे अच्छे से रिलेट कर सकें. तो जैसी क्लास आप लोग आज देख रहे हो इसी तरह की सारी क्लासेस हैं, जो इससे पहले भी मैं 7 क्लासेस ले चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, और यहीं पे ही 2 क्लास, यहाँ पे भी 2-3 क्लास आपको मिल जाएंगी. प्रीवियस वीक में मैंने लास्ट वीक में भी ली थी क्लास. तो आप देखोगे कि हम बिल्कुल टू द पॉइंट रहेंगे. जो भी पीवाई क्यूज है उनको थ्योरी के साथ पढ़ रहे होंगे यहाँ पे. तो एक बार मैं पोल रख देता हूँ इस क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को क्या. ये लीजिए, निकालिए. हाँ, बताओ बताओ. 2 सिस्टर्स हैं, नेहा और मोनिका. नेहा है, मोनिका है. कितने कितने मिनट्स में काम करती हैं? नेहा जो है 40 मिनट में, और मोनिका, जिस डिस्टेंस को नेहा 40 मिनट में चल सकती है, मोनिका उसको चलती है 30 मिनट में. है ना? देखो, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है नहीं, मैं कुछ वैसा वैसा ही दूंगा. तो इन दोनों का जो भी एलसीएम आए, सबसे पहले इन दोनों का जो भी एलसीएम आए, जो भी इन दोनों का एलसीएम आए उसको टोटल डिस्टेंस मान लो. बताओ दोनों का एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकाल लो. दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ 40 और 30 का, तो दैट कम्स आउट टू बी 120. तो 120 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ. ये मैंने टोटल डिस्टेंस लेट कर लिया, मतलब ये काम है जो उनको करना है. तो नेहा अगर उसको 40 मिनट में करती है, तो नेहा की जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर मिनट की, और मोनिका की जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर मिनट की. तो आप मुझे बताओ, जो नेहा है वो कितने मिनट पहले निकल गई थी मोनिका से? नेहा जो है वो मोनिका से कितने किलोमीटर पहले, कितने मिनट पहले निकल गई थी? जो नेहा है वो कितने, नेहा जो है वो कितने, बताओ मेरे को. नेहा की अगर मैं बात करूं तो वो 5 मिनट पहले निकल गई थी. 5 मिनट में कितने किलोमीटर चल गई होगी वो? नेहा की स्पीड है 3 किलोमीटर पर मिनट की. 3 किलोमीटर पर मिनट की, तो 5 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी नेहा? नेहा 5 मिनट में 3 × 5, तो 15 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी. नेहा यहां पहुंच चुकी है. मोनिका अब चलना शुरू करेगी. नेहा की स्पीड है 3 की और मोनिका की स्पीड है 4 की. तो आप मुझे बता दो रिलेटिव स्पीड में, अगर मुझे टाइम निकालना है कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर है, डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर है, लेकिन वो क्या रिलेटिव स्पीड से कवर होगा? बताओ वो कितनी रिलेटिव स्पीड से कवर होगा? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड वुड बी 4 - 3. तो कैन वी से ये 15 डिस्टेंस 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से कवर होगा, क्योंकि ये मिनट में है. तो अगर ये दोनों मिनट में है तो 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से कवर होगा यदि,
तो कैन वी से 15 मिनट लगेंगे उसको कैच करने में, 15 मिनट लगेंगे उसको ओवरटेक करने में। तो 15 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और 15 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, मुझे इसी क्वेश्चन में आंसर बताइए, अगर यहाँ 5 मिनट जल्दी की बजाय 5 मिनट जल्दी की बजाय मान लीजिए वो 12 मिनट जल्दी निकल लेती, 12 मिनट जल्दी निकल लेती, तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होता? तब बताइए जो मोनिका है वो कितने टाइम बाद ओवरटेक करती, कितने टाइम बाद ओवरटेक करती नेहा को? अगर 5 मिनट की बजाय, यहीं पे दे दो आप आंसर, बिना पोल के आंसर दे दो। अगर 5 मिनट की बजाय 12 मिनट पहले निकल लेती, तो मोनिका जो है वो नेहा को कितने टाइम बाद ओवरटेक करती? जो मोनिका है वो नेहा को ओवरटेक तो करती फिर भी, है ना? तो कैनवी से अगर 12 मिनट पहले निकल लेती है तो 1 मिनट में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस चल देती है। तो 12 मिनट में 12 × 3 हम बोल सकते हैं 36 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। लेकिन अब की बात जो रिलेटिव स्पीड है वो 1 की ही है, तो हम कहेंगे 36 डिवाइड बाय 1, तो बेसिकली उसे 36 मिनट्स लगते हैं उसको कैच करने में। बिल्कुल ठीक है, तो 36 आंसर हो जाता। एकदम सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो बच्चों मैं फिर से, अभी जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं ये सारे क्वेश्चन जो है मैं उनको बता दूं, ये सीमेट 2021, केवल 2021 के क्वेश्चन है। अगली क्लास में केवल 2022 के क्वेश्चन होंगे, उससे अगली क्लास में केवल 2023 के क्वेश्चन होंगे, या फिर जो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं उनके होंगे। जैसे अगर 2021 के मुझे और करवाने हैं तो मैं उसमें ले लूंगा, अदरवाइज 2022 के होंगे। अगली क्लास कब है सर? नेक्स्ट क्लास जो है वो 4 PM पे, याद रखिएगा सैटरडे को है, मतलब परसों है। ठीक है, कल नहीं है, परसों क्लास है। कहाँ पे है? ऐप पे ही है। और इसके अलावा मैं ऑलरेडी आपको फिर ये बात याद दिला दूं बच्चों, मैं ऑलरेडी, ये पता नहीं है इसलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी 7 क्लासेस ले चुका हूँ सीमेट की। हम 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैट सीमेट 2022। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। अच्छा, ये PDF की फॉर्म में आप लोगों के पास आ जाएगी, इस क्लास के बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन पे, हाँ मैं लिंक भेज दूंगा, देखा लिंक आ जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको लिंक मिल जाएगा। मैं कोई भी क्लास मेरी होती है तो उसका लिंक मैं भेज देता हूँ, क्लास से आधा घंटा पहले आपको लिंक मिल जाता है। और क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा 4 PM। तो इस क्वेश्चन का मैं, इस क्वेश्चन में ये लीजिए पोल रख देता हूँ, बताइए आंसर। The dimensions of a floor are 18 × 24. What is the smallest number of identical square tiles that pave the entire floor with the need to break any tile? Without the need or to break any tile. अच्छा, आपको 18 इंटू, चलो आप एक बार करो क्वेश्चन को, बताओ क्या बनेगा, फिर मैं बताता हूँ। The dimensions of a floor are 18 × 24. What is the smallest number of identical square tiles that pave the entire floor without the need to break any tile? Without the need to break any tile, कोई जरूरत ना। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जस्ट टेल मी कि 18 और 24 का HCF कितना आएगा। सर HCF क्यों निकाल रहे हैं, अभी बता रहा हूं। इन दोनों का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट वुड बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? अच्छा एक और बात मैं बता दूं बच्चों, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं, इसका मतलब मैं किसी ना किसी क्लास में जो ऑलरेडी ले चुका हूं, ये चीजें बता चुका हूं। तो आप लोग क्लासेस मेरी जरूर वॉच करिएगा ताकि पूरा समझ में आए। लेकिन मैं एलसीएम नहीं पूछ रहा, इसमें HCF पूछ रहा हूँ। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन निकल सकता है दोनों में से। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर ये वाला नंबर देखेंगे आप, तो ये वाला है हमारा 6 × 3 और ये वाला है 6 × 4। तो दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, जो दोनों में निकल सकता है? वो है 6। इसके अलावा तो कॉमन फैक्टर नहीं है ना, 3 और 4 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो 1 होगा HCF। तो आप 6
HCF बोल सकते हो। सर ये निकाला क्यों है, अब मैं बता रहा हूँ ये निकाला क्यों है। अभी डायमेंशन जो है फ्लोर की वो 18 इंटू 24 है, पूरा फ्लोर है जहां पे आप लोग बैठे हुए हो उसकी डायमेंशन 18 इंटू 24 है, ये कंप्लीट एरिया है। आपसे पूछा है कि कम से कम कितनी टाइल्स लगाओगे, मिनिमम कितनी टाइल लगाओगे सो दैट ये एरिया पूरा कवर हो जाए। अभी अगर मुझे कम से कम टाइल लगानी है तो मैं चाहूंगा कि जो टाइल है उसकी डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा हो। अगर मुझे टाइल्स को कम से कम करना है तो मैं चाहूंगा जो टाइल है उसकी डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा हो। डायमेंशन ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, दैट इज HCF 6। तो अगर उसकी लेंथ 6 है तो उसकी ब्रेड्थ भी 6 होगी। स्क्वायर टाइल लेनी है मुझे, तो एक स्क्वायर टाइल का एरिया इतना होगा। तो इतना एरिया कवर करने के लिए कितनी टाइल लगानी पड़ेगी, तो अगर टोटल एरिया को एक स्क्वायर टाइल के एरिया से मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी। तो बताओ नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई। अगर मैं 18 इंटू 24 को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी, क्योंकि टोटल एरिया है 18 इंटू 24 और उसको मैंने, हाँ ठीक है ना, एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया तो कैन वी से दैट ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर 12 बोल सकते हैं? 12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो 12 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज जो मैंने बोला बच्चों, कल एक स्ट्रेटेजी सेशन ले रहा हूं मैं कैट 24 का, वो स्ट्रेटेजी सेशन आज यूट्यूब पे भी है, मेरा ही है 6:30 पे, तो आप 6:30 पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल बी टेकिंग वन स्ट्रेटेजी सेशन फॉर कैट 24। एनीबडी इंटरेस्टेड इन दैट सेशन तो ही और शी कैन ज्वाइन एट 6:30। ऑलराइट, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, जितना आज हमने करना था एक बार पूरा करके चलेंगे। आई एम श्योर क्लास पूरी समझ में आ रही है, बहुत डिटेल में हमने क्वेश्चंस किए हैं। और मेरी कोई भी क्लास आप लोग देखोगे इसी जोश के साथ पढ़ाता हूँ बच्चों, और पूरा पढ़ाता हूँ, क्वांट और LRDI दोनों पढ़ाता हूँ। ठीक है, कैट 24 के मेरे अपने बैचेस अलग चल रहे हैं, तो आई एम श्योर ये क्लियर होगा और सबको। तो ये लीजिए, ये क्वेश्चन देखने में, एक सेकंड, ये नहीं आप लोग करिए, कौन सा क्वेश्चन था वो, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं मिलके। मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट सिलेक्शन के बारे में आप लोगों को बता रहा था, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं और पढ़ लीजिए एक बार, ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टेटमेंट 1 है, कमेटी ऑफ 4 कैन बी मेड आउट ऑफ 5 men and 3 women containing at least 1 woman in 65 ways. Statement 2 है, the number of words which can be formed using letters of the word arranged so that vowels always occupy even place is 36. What does it mean sir? आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को, और मैं इसका पोल भी रख देता हूँ, जिस बच्चे का आ जाए मुझे पोल में जवाब दीजिएगा। तो पोल ये रहा आप लोगों के सामने। All right, let's see now. Question है, statement 1 है, committee of 4 can be made out of 5 men and 3 women containing at least 1 woman in 65 ways. Containing at least 1 woman in कितने वेज, इन 65 वेज। तो ये कैसे देखेंगे, कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं टोटल वेज में से, स्टेटमेंट 1 देखना है मुझे कि सही है या नहीं है, अगर मैं टोटल वेज में से, टोटल सिलेक्शंस में से वो सिलेक्शंस माइनस कर दूं, वो सिलेक्शंस माइनस कर दूं जिसमें एक भी वुमेन नहीं है, 0 वुमेन है, तो कैन वी से वो सिलेक्शन बचेंगी जिनमें कम से कम एक वुमेन तो होगी। कैन वी से वो सिलेक्शंस बचेंगी जिसमें कम से कम एक वुमेन तो होगी। तो टोटल अगर आप वेज देखोगे तो टोटल वेज है, टोटल सिलेक्शन होगी, क्योंकि 5 आदमी है और 3 औरतें हैं,
तो टोटल मिला के 8 लोग हैं। तो 8 में से मुझे कोई 4 सिलेक्ट करने हैं, तो 8C4 तो टोटल वेज हो जाएंगे, माइनस एक भी वुमेन सिलेक्ट ना हो, एक भी वुमेन सिलेक्ट ना हो मतलब 5, एक भी वुमेन सिलेक्ट कब नहीं होगी, अगर मुझे 8 में से 4 सिलेक्ट करने हैं और वुमेन लेनी ही नहीं है, इसका मतलब 5 में से ही 4 सिलेक्ट करने हैं। अगर मैं 8C4 में से 5C4 माइनस कर दूं, मतलब वो वाले वेज माइनस कर दूं जिसमें एक भी वुमेन सिलेक्ट नहीं हुई, तो कैन वी से वो बचेंगे जिनमें कम से कम एक वुमेन तो सिलेक्ट हुई। और इसमें भी क्वेश्चन में यही बोला था कि कम से कम एक वुमेन तो सिलेक्ट होनी चाहिए, तो हमने कहा ये वाले जो वेज बचेंगे ये वो होंगे जिसमें कम से कम एक वुमेन तो सिलेक्ट होगी। तो ये हम सोल्व कर सकते हैं। एनसीआर का हमने फॉर्मूला किया था, दैट इज बेसिकली फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम कहेंगे ये हो जाएगा सर 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर विच इज 4 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। इसे यदि आप सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और इंटू में आगे वाले में 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, नीचे वाले को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लेता हूं, इंटू 4 फैक्टोरियल है, माइनस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये कट के मुझे एक बार यस नो करो, क्या ये हमारा 65 ही आ रहा है, चेक करो, क्या ये कंप्लीट कटने के बाद क्या ये 65 ही बचेगा? तो आप पाएंगे 70 यहां बचेगा, 5 यहां बचेगा, तो बिल्कुल 65 बचता है, और मुझे 65 ही चाहिए था। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट पे जाऊंगा तो सेकंड स्टेटमेंट जो है मेरी, वो कहता है द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज। तो वर्ड है अरेंज, ARRANGE। तो अरेंज के लेटर्स को आप कैसे, हाँ जी, एक कंडीशन लगाइए, जो वोवल्स हैं वो इवन प्लेस पे आएंगे। तो पहले आप वोवल्स देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो वोवल जो है वो इवन प्लेस पे आएंगे, मतलब कि जो A E है वो इन्हीं प्लेस पे आएंगे, और जो बाकी 4 हैं वो कहीं ना कहीं इन प्लेसेस पे घूमेंगे। जो बाकी प्लेस बच गए वहां पे कौन कौन बैठेगा, R इनको अरेंज में अभी करूंगा, और NG। अभी आप बताओ, मैंने बताया था कि ये तीनों कितने वे से अरेंज होंगे, तो आप कहोगे 3 फैक्टोरियल, बट 2 एक जैसे हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और हमने किया था कि ये 4 कितने वे से अरेंज होंगे, तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 R एक जैसे हैं इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो हम कहेंगे कि सर ये बनेगा 3 सोल्व करके, और ये बनेगा हमारा कितना, 12 सोल्व करके, सोल्व कर लो, ये 12 आएगा। तो 3 इंटू 12 36 आना चाहिए, और 36 ही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो हम आंसर कौन सा लगाएंगे, वी वुड अप्लाई आंसर ए। तो आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज बच्चों जो हमने क्वेश्चंस किए, ये सारे क्वेश्चन सीमेट के थे, 2021 के क्वेश्चन थे। तो फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, जो बच्चा मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा हुआ है वो जुड़ जाए, ताकि मैं अपने से कोई भी बच्चा या आपका कोई जानने वाला बच्चा अगर कैट 24 देना चाहता है, तो वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा 10th ऑफ फरवरी से, जिसमें मैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा। बैच का नाम है Unacademy. Let's crack it.